So, hello guys, welcome to It's Time to Crack. This is Shikhar Khare, and today we are going to study a very important topic, which is Indian Councils Act. सो गाइज अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर्स को जरूर देखेगा क्योंकि वो सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो गाइज जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर अप किया हुआ है क्योंकि अभी तक देखिए हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही पढ़ रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी सारी ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आगे आने वाली चीज़ों का अंदाजा लग जाएगा कि कैसी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो गाइज जैसे हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट वगैरह पढ़ा था, पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, चार्टर एक्ट पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको कवर अप करी। अभी मैंने जो जस्ट इससे पहले प्रीवियस लेक्चर डाला था वो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के ऊपर डाला था। नाउ गाइस आज हम लोग का जो लेक्चर है ये है बेसिकली इंडियन काउंसिल्स एक्ट के ऊपर। ठीक है, तो अब ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट क्या है 1861 का और फिर पास हुआ था 1892 में। ओके, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लोग देखेंगे। 1892 देन हुआ था 1909। ओके, तो गाइज मैं बेसिकली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है क्यों पास आउट हुआ था। देखिए ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट गाइज इसलिए पास आउट हुआ था क्योंकि अंग्रेजों को, देखिए ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था, उसके बाद जब इन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास आउट किया उसके बाद इन लोगों को ये लगा कि देखो यार ऐसा है कहीं पे कहीं आगे चल के ऐसा ना हो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 की जैसा फिर से कोई रिवोल्ट कर दिया जाए। तो इसलिए इंडियंस को भी नॉमिनेट किया जाए, अपने साथ सिस्टम में बैठाला जाए। हालांकि ये एक प्रेटेंशन था मतलब कि ये सिर्फ प्रिटेंड किया गया था ये दिखाने के लिए इंडियंस को कि हाँ यू आर द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम बट एक्चुअली यू आर नॉट। तुम एक्चुअल में हमारे सिस्टम के पार्ट नहीं हो, बट तुम आगे कुछ इस तरह के काम ना कर सको इसलिए हम तुमको ऐसा बता रहे हैं कि तुम हमारे पार्ट हो। ठीक है, तो नाउ बेसिकली दूसरी बात यहाँ पे ये चाहिए थी क्योंकि जो भी इंडियन मेंबर्स थे वो बेसिकली सपोर्ट करते इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, इसलिए ये एक्ट भी पास आउट किया गया था। उसके बारे में अगर हम लोग आगे थोड़ा सा पढ़ते देखें, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। किस तरह से ये आगे मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दिस एक्ट वाज पास फॉर सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, तो अब देखो यहाँ पे वही बात आ गई ना कि इंडियंस का कोऑपरेशन चाहिए था लेकिन एक्चुअल में वो सिस्टम में नहीं डालना चाह रहे थे। ठीक है, दूसरी बात हुआ क्या था कि जो लॉर्ड कैनिंग थे अपने फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, उन्होंने बेसिकली उनके पास एक जो लॉ मेकिंग प्रोसेस की पावर थी जो, और उनके पास अच्छे जो एक्सक्लूसिव राइट्स थे। ठीक है, तो उसमें एक राइट था उनका नॉमिनेशन का भी, तो उन्होंने बेसिकली नॉमिनेट किया था इंडियन मेंबर्स को। तो उस टाइम पे उन्होंने जो सबसे पहले जो इंडियन मेंबर्स को नॉमिनेट किया था वो थे 3 इंडियंस विद जो जिनका नाम था राजा ऑफ बनारस सर दिनकर राव एंड महाराजा ऑफ पटियाला। तो गाइज अब देखो यहाँ पे मेरी बात समझना, हुआ क्या था इस यहाँ पे मैटर क्या हुआ था कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्रिटेंड किया जा रहा था कि हाँ तुम सिस्टम के पार्ट रहोगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। इसीलिए देखो यहाँ पे अब क्या समझने की कोशिश करो। 1861 की बात मैं कर रहा हूँ, उस टाइम पे लिटरेसी रेट कितना ही चल रहा होगा, मतलब खुद सोचो कितना कम लिटरेसी रेट रहा होगा, तो लोगों को समझ में नहीं आया कि वहां पे बातें क्या हो रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये नॉमिनेशन था, दिस दिस वाज फॉर द अनऑफिशियल मेंबर्स। मैं वर्ड जो यूज कर रहा हूँ इस पर ध्यान रखना, अनऑफिशियल मेंबर्स के लिए उन्होंने यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तीन जो है अपने इंडियंस तीन इंडियन मेंबर्स को यहाँ पे उन्होंने नॉमिनेट किया है ना। दूसरी बात देखो, ये 1862 की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। हाँ, नाउ दिस काउंसिल्स एक्ट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन। नाउ गाइस अभी देखो ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या था। अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था कि 1853 तक या 1833 में ये मान के चलो कि हमारा सेंट्रलाइजेशन पीक में था। उसके बाद यहां से इस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो जाता है। ठीक है, यहां से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि भाई डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, है ना। क्योंकि अभी देखो गाइज एक बार 1861 से हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, तो अभी तक हमारे यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन ही चल रहा है। ठीक है,
तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क क्या था, यहाँ पे देखो समझो, मैं आपको समझाता हूँ। हाँ गाइस देखिए, पहली बात तो जैसा हो सकता है आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे होंगे, बट कोई नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए सेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ था, जैसे दिस इज बंगाल, दिस इज मद्रास एंड दिस इज बॉम्बे। तो इन दोनों के पास अपने लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव राइट्स हुआ करते थे, है ना। जैसे ये बॉम्बे के पास हो गया, है ना, ये हो गया बेसिकली मद्रास के पास, और इनके पास भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव राइट्स थे। तो बेसिकली सेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, अभी मैं सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। देखो सेंट्रलाइजेशन में ये हुआ था कि ये जो लेजिस्लेटिव राइट्स थे, ये लेजिस्लेटिव राइट्स उठा करके बंगाल के पास दे दिए गए थे, ठीक है, बंगाल के पास दे दिए गए थे। हाँ, तो अब हुआ क्या था, जब ये डिसेंट्रलाइजेशन आया, डिसेंट्रलाइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। तो हुआ यहाँ पे क्या कि जब ये जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने वापस ये सारे राइट्स इन सारी प्रोविंसेस को दे दिया था, ठीक है। तो यहां से जो है डिसेंट्रलाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप यू गेट इट कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यार प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे आपको कहीं कभी कभी मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पता है अभी फर्दर मैं जो आगे वीडियोस डालने वाला हूँ गाइस, उसमें तो मैं बेसिकली कुछ मेंस के टॉपिक को भी कवर अप करूंगा, जो मेंस में कुछ क्वेश्चन आए रहेंगे मैं उनको भी कवर अप करूंगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आगे के लेक्चर्स, तो आप जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड पंजाब। ओके, तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टैब्लिश की गई थी बंगाल में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एंड पंजाब में। दूसरी बात, वॉइस रॉय के पास एक ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर थी। बिल्कुल देखो यार, सीधी सी बात है, ये उस टाइम पे हमारे वॉइस रॉय हुआ करते थे इंडिया, हाँ इंडिया के वॉइस रॉय हुआ करते थे। तो अब इनके पास एक्सक्लूसिव राइट थे, तो उसमें से वन ऑफ द राइट था हमारे पास ऑर्डिनेंस पावर, कि इमरजेंसी के टाइम पे, देखो ये बात को ध्यान रखना, ये ऑर्डिनेंस पावर ये तभी यूज कर सकते थे जब इमरजेंसी जैसी कभी आपदा आ पड़ती। तो अभी देखो क्या हुआ कि इमरजेंसी के टाइम पे ही ये इस पावर का यूज करते। तो ये बेसिकली पावर थी क्या, कुछ नहीं था, सिंपल था कि इनको अपनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के बिना पूछे, बिना कंसेंट के ये बहुत आराम से ऑर्डिनेंस पावर पास आउट कर सकते हैं, जिसका लिमिटेशन या आप बार कह सकते हैं वो था 6 मंथ का। ओके गाइस, तो वो था हमारा 6 मंथ का, ठीक है, ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर था। ओके, उसके बाद आता है यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्टफोलियो सिस्टम। अब ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था, बहुत सिंपल है गाइस। पोर्टफोलियो सिस्टम में ये हुआ करता था कि जो वॉइस रॉय की काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है, जो वॉइस रॉय की काउंसिल हुआ करती थी वो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की इंचार्ज भी होती थी उस टाइम पे। तो अब जब देखो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की इंचार्ज है, तो उनके पास एक ऑथराइजेशन होता था कि वो कुछ भी फाइनल ऑर्डर्स को पास कर सकते हैं विदाउट द प्रॉपर कंसेंट ऑफ द काउंसिल्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट। मतलब कि उस डिपार्टमेंट के काउंसिल के बिना कंसेंट के या बिना उनसे ऐसे पूछताछ किए, ठीक है, या बिना उनके परमिशन के भी वो एक फाइनल इशू, मतलब फाइनल ऑर्डर्स को पास आउट कर सकते थे। ये वॉइसरॉय काउंसिल की एक पावर थी, एक ऑथराइजेशन था उनके पास, ठीक है। हाँ, हालांकि उसके कुछ और भी वहाँ पे नॉर्म्स थे कि आप किस तरह से कर सकते हैं, किस सिस्टम में कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, वो बात अलग होती है, ठीक है। लेकिन ये एक जो सिस्टम था इसका नाम था पोर्टफोलियो सिस्टम। हालांकि ये पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत 1859 में हो गई थी, मतलब अडॉप्ट तो कर लिया गया था कि, लेकिन इनैक्ट हुआ था 1861 पे। ओके, सो गाइस दिस वाज द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। आई होप सो कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है गाइस, तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आप लोगों को और अपने नेक्स्ट वीडियोस में या फर्दर आगे मैं क्लियर करूंगा। दूसरी चीज, एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा इसकी, अभी देखो जैसे हम लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड खत्म होगा तो मैं एक समरी ऑफ दिस चैप्टर डालूंगा, ठीक है। तो वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो बहुत हेल्प करेगा आपको ये पूरा समझने में कि क्या हुआ था हम लोगों के पूरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। ओके, लेकिन अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करनी है तो आप ये सारे वीडियोस को जरूर फॉलो करेगा, क्योंकि ये यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ वही चीजें कवर करी हैं गाइस
जो कि इम्पोर्टेंट है। मैंने कोई फालतू की चीज़ यहाँ पे कवर नहीं करी है, ठीक है। सो आई होप सो आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस। ओके, और मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।